क्या नीतीश, तुम जब देखो लड़कियों की तरह रोते रहते हो। तुम्हारी पसंद की सारी चीजें टेबल पर रख दी, प्रीति आंटी खिला देगी। सुबह सुबह 7 बजे नौकरी पर जाती काजल नीतीश को डांट रही थी। नीतीश अपने पापा राहुल का हाथ पकड़े लाचार आंखों और मजबूर निगाहों से अपनी मम्मा को जाते देख रहा था। राहुल भी उसे समझा रहा था कि गुड बॉय बिल्कुल नहीं रोते, बहादुर होते हैं, स्ट्रांग भी। नीतीश तो अपने पापा जैसा बनेगा ना, ये कहकर उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया। आंसू भरी आंखों से नीतीश ने अपना भी एक हाथ फिर उठा दिया। राहुल खुलकर हंसा, पर नीतीश को हंसी नहीं आई और राहुल इसकी वजह से उसकी मां को नौकरी पर जाने को समझाता रहा। नाउ स्माइल बेटा, बॉयज रोते नहीं हैं, ये तो गर्ल्स का काम है, आप गर्ल्स थोड़ी ना हो। पर स्कूल जाते समय नीतीश फिर चीख चीख कर रोने लगता। अब वो आए दिन बीमार भी रहता और बेहद चिड़चिड़ा और परेशान भी करता, तो अक्सर राहुल भी डांट देता या एक चांटा लगा देता। राहुल एक बैंक में काम करता था, काजल एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की जॉब कर रही थी। नई जॉब थी तो छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं था। घर पूरी तरह से मेड प्रीति पर डिपेंड था और नीतीश प्रीति के भरोसे, जबकि राहुल के माता पिता उसी शहर में खुद के घर में रहते थे। पर काजल के खराब व्यवहार के चलते आना जाना बंद ही था। काजल अपनी शर्तों और आजादी में विश्वास रखने वाली महिला थी, जिसने नीतीश को सिर्फ राहुल की जिद के चलते जन्म दिया था। इसीलिए वो अपने उसूलों और जिंदगी से कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ भी आए दिन राहुल को यही जताती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को बच्चा और चूल्हा संभालने के लिए नहीं भेजा। ऐसे में राहुल अक्सर पड़ोसी वर्मा जी और उनकी पत्नी रिया की मदद लेता, जो सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। पर काजल ने प्रीति को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। रिया गौर कर रही थी कि सोसाइटी के पास वाला दुकानदार कुछ महीनों से अक्सर राहुल के फ्लैट पर आता। उसने सोचा कि राशन का सामान देने आता होगा, पर जब एक दिन वो छत पर कपड़े उठाने गई तो उसने सोसाइटी की छत की बाउंड्री पर अकेले नीतीश को चॉकलेट पकड़े रोते और कूदने की कोशिश करते देखा, तो घबरा गई और उसके पास गई और समझा बुझाकर अपने साथ ले आई। उसने नीतीश को गोद में उठाकर पूछा, प्रीति आंटी कहाँ है और आप ये क्या करने जा रहे थे? उसने उंगली उठाकर बताया। अंदर उसे तेज बुखार भी था और बेहद डरा हुआ भी। रिया उसे गोद में उठाकर नीचे लाई और अंदर कमरे में ले गई, पर उसकी उदासी साक्षी के साथ खेलकर भी कम नहीं हुई। रिया उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी तो वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने प्यार से उसे विश्वास में लेकर कहा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? हाँ आंटी, पर मैं मम्मी पापा को नहीं बोल पाता, वो मुझे नहीं सुनते। अगर किसी को कुछ बोला तो प्रीति आंटी और गंदे शॉपकीपर अंकल मामा पापा को मार देंगे। फिर मैं रोड पर कूड़ा उठाऊंगा, इसीलिए मैं मरने जा रहा था। ये तुमने किससे सीखा? सीरियल से आंटी, उसने रोते हुए बताया। नहीं बेटे, तुम मेरे पास सेफ हो, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। अब तुम चलो अंदर वाले रूम में और बताओ मुझे। नीतीश की बात सुनकर अंदर से तो रिया भी सहम गई। उसके निजी अंगों के साथ अक्सर प्रीति और दुकानदार छेड़खानी करते थे। काजल और राहुल के पास समय ही नहीं था। आज रिया ने नीतीश की तकलीफ जानी कि लोग बस लड़कियों की ही फिक्र करते हैं, पर यहाँ तो नीतीश लड़का होकर भी काफी कुछ अकेले ही झेल रहा है। चुप हो जाओ बेटा, तुम यहीं रहो, मैं प्रीति आंटी से घर की चाबी लेकर उसे भेज देती हूँ। आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है और अच्छा किया जो मुझे बताया। अब नीतीश थोड़ा सामान्य था और शांत भी।
शाम को 5:30 बजे जब राहुल घर लौटा तो वर्मा जी और रिया ने उसे सब बताया। क्या? ये चिंटू स्टोर वाला मेरे घर आता है और अक्सर? प्रीति को तो उसी ने रखवाया था। ओ माय गॉड, मेरे घर का इस्तेमाल मेरे और मेरे बच्चे के खिलाफ। वो मेरे घर में क्यों आता है? भाभी, मैं तो ग्रोसरी मंगवाता ही नहीं, अक्सर तो खाना ऑर्डर करता हूँ काजल के लेट होने पर। भैया आए दिन का है उसका। सुनते ही राहुल बौखला गया, पर वर्मा जी ने उनके कान में कुछ कहा और वो नीतीश को लेकर कहीं चले गए। रिया भी साथ में थी। वो पुलिस स्टेशन गए थे। वहीं उन्हें इंस्पेक्टर ने एक प्लान बताया और नीतीश को डॉक्टर के पास भेजा मेडिकल रिपोर्ट के लिए। अगले दिन राहुल ने नीतीश को दरवाजा बंद करने को कहा और कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद अपने टाइम पर प्रीति भी आ गई और 1 घंटे बाद दुकानदार भी। अब नीतीश सहम गया। उसका उसे तकलीफ देना शुरू हुआ ही था कि 5 मिनट के अंदर कई लोग राहुल के सामने बालकनी से आते दिखाई पड़े। तुम्हारी हरकतें कैमरे में कैद है, जो हमने कल ही लगवा दिया था। अब दोनों पुलिस की हिरासत में थे। सबसे पहले तो राहुल को भी इंस्पेक्टर ने समझाया, बच्चा है, बोझ नहीं, जो नौकरी और पैसों की सहूलियत के चलते आप लोग बगैर किसी रिकॉर्ड के किसी को भी नौकरी पर रख लेते हैं। आप लोग बच्चे का नहाना धोना भी नौकर नौकरानी पर छोड़ देते हो। साहब, क्या बच्चों को उनके भरोसे पर पालते हो? आधा सिरदर्द तो पुलिस वालों का आप लोगों की लापरवाही बढ़ा देती है। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि दुकानदार का भी इतिहास कोई अच्छा नहीं था। ये सब करीब 3 महीने से चल रहा था और प्रीति दुकानदार की गर्लफ्रेंड थी और अक्सर सोसाइटी के ऐसे ही घरों के बच्चों को निशाना बनाया जाता जहां माँ बाप दोनों कामकाजी हों। पॉक्सो एक्ट के तहत सबूतों और सोसाइटी के लोगों की गवाही के आधार पर उन दोनों पर कार्यवाही और सजा भी हुई। इधर रात के 9 बजे घर बंद देखकर ऑफिस से लौटी काजल ने राहुल को फोन किया। फिर नीचे उतरकर वॉचमैन से पूछा, साहब कहीं गए हैं क्या? नीतीश के साथ, उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा। सुबह की ड्यूटी वाले को पता होगा, मैं तो 7 बजे ही आया हूँ। एक तो थकान, ऊपर से घर बंद। रिया के फ्लैट की बेल बजाई तो बेटी साक्षी ने दरवाजा खोला और अंदर आने को कहा। बेटा, मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, आप बैठिए आंटी। फिर उसने जो बताया, काजल के होश उड़ गए। उसने बताया कि आपके घर पुलिस आई थी और मम्मी पापा और अंकल के साथ नीतीश को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल में नीतीश के चेकअप में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसके साथ ज्यादती हुई। तब तक काजल भी वहां पहुंच गई। डॉक्टर ने उन्हें काफी धैर्य से काम लेने और बच्चे को समय से दुलार देने को कहा। इसके अतिरिक्त काउंसलर से भी मिलने को कहा ताकि बच्चे के मन पर लगे घाव भर जाएं। तब तक काजल और राहुल के माता पिता भी उनके घर खबर मिलने पर आ चुके थे। राहुल का गुस्सा आज सबके सामने ही काजल पर फूट पड़ा। तुम्हारी आजादी और अलग रहने की जिद ने नीतीश को इस हाल में पहुंचा दिया है। एडजस्ट तो ऑफिस में भी करना होता है, वहां कोई समस्या नहीं होती बॉस को छुट्टियों और आने जाने का हिसाब देने में। लेकिन अगर सास ससुर पूछ दे तो गलत हो जाता है। आज अनजान लोगों पर भरोसा करके देख लिया। अगर वो दादा दादी के पास रहता तो कम से कम ये न झेलता। आत्मनिर्भर तो तुम टीचिंग में भी होती और बच्चे के साथ भी। मैं तो बाप हूँ, मेरा कमाना तो मजबूरी था, पर तुम्हें पैसों की ना कमी थी ना जरूरत, बस थी तो एक अहम और अकड़ बराबरी की। बाप माँ की बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इस नौकरी में तुम्हें पैसे चाहे जितने मिल जाएं, बच्चे के मासूम मन के जख्म भरने के लिए कम है। क्या नौकरी और जिद बच्चे की जिंदगी से बढ़कर है? आज काजल और उसकी माँ भी मारे शर्म के आंख नहीं उठा पा रही थी।
काफी लंबे इलाज और देखभाल के बाद नितिश सामान्य हो पाया, तन से भी और मन से भी। अब काजल ने नौकरी बदल दी थी और वापस अपने सास ससुर के साथ रहने लगी थी। काजल और राहुल तो तब भी संभल गए, पर ऐसे कितने परिवार हैं जो अपने बच्चों की सुनते हैं। ये घटना एक सबक है। ऐसी सोच रखकर अक्सर ऐसा ही होता है कि बेटे के बारे में क्या चिंता करना, लड़के को सुरक्षा की क्या जरूरत, ये तो लड़का है। उसके रोने और आंसुओं का मजाक बनाकर हम उनकी तकलीफ से पल्ला झाड़ लेते हैं। पर यह भी सच है कि बेटे भी यौन दुर्व्यवहार का शिकार उतना ही हो रहे हैं जितना बेटियां। इसीलिए आज के समय में ये बेहद जरूरी है कि माँ बाप को पॉक्सो एक्ट का भी ज्ञान हो। पॉक्सो एक्ट बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने पर अपराधी को सजा देता है और मेडिकल करते समय बच्चे के साथ डॉक्टर के अलावा अपने ही होते हैं। बच्चे को बस अपनों की उपेक्षा नहीं, उनका साथ और विश्वास चाहिए, और हमें ये उन्हें देना भी चाहिए ताकि मासूम बचपन फिर से खिलखिला उठे, जिसमें हम अपने बच्चों की मदद कर पाएं उस समय जब उसे प्यार, विश्वास और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिकारी कोई भी अपना हो सकता है, पर सही मार्गदर्शन और बातचीत बच्चों को गलत कदम उठाने से रोक सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।